कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने CG व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि CG व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और CG व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और CG व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। देखिए, आवाज आ रहा है? 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक। 1991 में क्या हुआ था? उदारीकरण की नीति आई थी, जिसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन। उदारीकरण मतलब नरम पड़ना, नियमों को क्या करना? थोड़ा नरम कर देना, कठोर नियमों को नरम कर देना। किसके संबंध में? अर्थव्यवस्था के संबंध में। उदारीकरण की नीति अपन पढ़ेंगे बाद में, मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं। तो उदारीकरण की जब नीति आई तो हमारे देश में जो उद्योग धंधे लगाने के जो नियम कानून थे उसको थोड़ा सरल किया गया, जिससे क्या हुए? विदेशी कंपनियां हमारे यहां आई। तो ये योजना कब चालू हुई? 92 में। और उदारीकरण की नीति कब आई थी? 91 में। लिबरलाइजेशन, है ना? इसमें 3 चीज बोला गया था, वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, वैश्वीकरण और वैश्वीकरण उसी को बोलते हैं, और प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। ठीक है, तो ऐसा कुछ कुछ नियम लाया गया। ठीक, तो उदारीकरण की नीति बनाए थे कौन? मनमोहन सिंह। कौन बनाए थे? मनमोहन सिंह। उस समय मेरे ख्याल से वो क्या थे? फाइनेंस मिनिस्टर थे कि वित्तीय सलाहकार थे भारत सरकार के? क्या था जी, देख लीजिएगा। ठीक है, तो मनमोहन सिंह क्या बनाए थे उस समय? उदारीकरण की नीति। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? PV नरसिम्हा राव। ठीक है, ये हो गया। अब पहली पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित थी? हेरल्ड ओमार्ट। दूसरी PC महानलोबिस। तीसरी जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती। चौथी अशोक रुद्र और एलन मन्ने। ठीक है, तो इन सब पंचवर्षीय योजना में कहीं ना कहीं PC महानलोबिस मॉडल भी इंक्लूड रहता था। ठीक है, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में पूरी तरह PC महानलोबिस मॉडल को हटा दिया गया और कौन सा मॉडल लाया गया? राव और मोहन मॉडल। मोहन कौन? मनमोहन सिंह। और राव कौन? PV नरसिम्हा राव। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना इसी मॉडल पर आधारित थी, राव मोहन मॉडल पर। PV नरसिम्हा राव और कौन? मनमोहन सिंह। 8वीं पंचवर्षीय योजना का क्या था नारा? क्या था जी 8वीं पंचवर्षीय योजना का? मानव संसाधन विकास। ठीक है, मानव को संसाधन के रूप में विकसित करना। इसमें फिर मानव संसाधन विकास बोलने से सब चीजें आ जाती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, गरीबी दूर करना। इसी में क्या किया गया? 15 से 35 वर्ष के आयु वालों के लिए प्रौढ़ शिक्षा लाया गया। इसी में महिलाओं के लिए कोष बनाया गया। ठीक है, और क्या किया गया? मैला ढोने प्रथा को पूर्णतः समाप्त की गई। तो ये था आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना। ये भी काफी सफल रही। अब आएगा क्या? 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना कब आता है? 2000, है ना? सबसे अच्छी बात है कि इसी 9वीं पंचवर्षीय योजना में ही हमारा छत्तीसगढ़ का क्या हुआ है? आप जब छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे तो पूछता है कि छत्तीसगढ़ का निर्माण कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था? कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत? 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, और आज 4 जनवरी है, ब्रेल लिपि दिवस है। लुइस ब्रेल का जन्मदिन है। फ्रांस के थे शायद लुइस ब्रेल, है ना? उन्होंने किसके लिए? दृष्टिबाधितों के लिए या दृष्टिहीनों के लिए क्या? एक लिपि
लीपी का मतलब क्या होता है जी? लीप देना। लीपी का मतलब ही होता है क्या? लीपना। ठीक है, घर लीपते हैं, दीवार लीपते हैं, वैसे ही अपन अक्षर को क्या करते हैं? लीप देते हैं। वही है लिपि, है ना। तो ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया है? लुईस ब्रेल। और अपने यहां छत्तीसगढ़ में ब्रेल लिपि प्रेस कहां है? बिलासपुर। कहां है? बिलासपुर में। ये पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ पढ़ोगे तो, छत्तीसगढ़ में ब्रेल लिपि प्रेस कहां पे है? कहां पे है? बिलासपुर। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, कहां पे थे? 1997 से 2002। कौन सी पंचवर्षीय योजना? 9वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 9वीं पंचवर्षीय योजना। इसका नारा क्या था? न्यायपूर्ण वितरण। ठीक है, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास, है ना। तो इसका नारा था सामाजिक न्याय, मतलब सामाजिक तौर पर सभी व्यक्ति क्या हो? बराबर हो। अगर भाई समाज में किसी एक आदमी को तुम बहुत ऊंचा मानते हो, दूसरे को एकदम नीचा दिखाते हो, तो ये न्याय है क्या? समाज में सब बराबर हैं। हाँ, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का था क्या? सामाजिक न्याय। ठीक है, सामाजिक न्याय, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। इस योजना की असफलता के पीछे अंतरराष्ट्रीय मंदी को जिम्मेदार माना गया। ये योजना क्या हो गई थी? असफल हो गई थी। कौन सी? 9वीं। 6.5 इसका विकास दर रखा गया था, लेकिन लाया कितना गया? 5.4। उस समय क्या हो गया था? मंदी। मंदी मतलब, मंदी का मतलब होता है रिसेशन। हाँ, देखिए आप अर्थशास्त्र जब पढ़ेंगे ना, बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूं। सबसे पहले मंदी आएगा, ठीक है, मंदी से लेते हैं, चक्र चलता है। ये 15 से 20 साल, 12 से 15 साल का ये क्या होता है? एक सर्कल होता है, एक चक्र चलता है। 1997 से 2002 के बीच मंदी आई थी, जिसके कारण क्या हुआ था? ये योजना फेल हो गई थी। मंदी, धीमा, ऐसी कंडीशन जब अर्थव्यवस्था क्या हो जाती है? शिथिल पड़ जाती है, उत्पादन कार्य नहीं होता, सब फैक्ट्रियां बंद, लोगों के रोजगार छूट जाएंगे। क्या करेंगे? लोगों के रोजगार छूट जाएंगे। बहुत प्यार से समझा रहा हूं। फैक्ट्री बंद, लोगों के रोजगार छूट गए, लोगों के पास काम नहीं है, काम नहीं है तो पैसा भी नहीं है, और जब पैसा नहीं है तो वो कुछ खरीदेगा भी नहीं, तो वो जो चीज खरीदने वाला था वो भी उद्योग बंद। अब वो आदमी का उद्योग बंद, तो वो जो खर्चा करने वाला था उसका भी उद्योग बंद। अब मंदी आ गई है, मार्केट में पैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि सबका रोजगार छूट गया है। अब पैसा नहीं है तो जो बना हुआ सामान है वो बिकेगा नहीं, और बिकेगा नहीं तो फैक्ट्री फिर से सामान बनाएगी नहीं, और बनाएगी नहीं तो रोजगार मिलेगा नहीं। अब फंस गए तो कैसे निकलेंगे? कैसे निकलेंगे जी? अब क्या करेगी सरकार? अपनी मौद्रिक नीति पे बदलाव करेगी। क्या करेगी? बदलाव करेगी, लोन को सस्ता कर देगी, और सामाजिक कार्यक्रम में बहुत पैसा खर्चा करेगी। क्या करेगी? लोन को सस्ता कर देगी, ताकि जो सक्षम है वो आदमी क्या करे? लोन ले। ठीक है, और सामाजिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्य करेगी, पुल बनाना, है ना, कुछ और करना, सरकारी काम होना चालू हो जाएगा। सरकारी काम होगा। मान लो मंदी है, सामाजिक कार्यक्रम में अब पैसा डालना है, अब सामाजिक कार्यक्रम में पैसा डालना है, कुछ बना रहे हैं, तो लोगों को क्या मिलेगा? रोजगार मिलना चालू होगा। लोगों को रोजगार मिलेगा, फिर क्या होगा? पैसा आना चालू होगा। पैसा आएगा तो क्या करेगा? खर्चा करेगा, तो बाकी उद्योग क्या होंगे? चलना चालू करेंगे। सामाजिक कार्यक्रम का मतलब समझते हैं? समाज में क्या करना? पैसे को इन्वेस्ट करना।
मान लो रोड बना दिए, पुल बना दिए, कोई घर बना रहे हैं, सामाजिक भवन बना रहे हैं, इससे क्या होगा, लोगों को काम मिलेगा। और ये पैसा तो ये काम कौन करवा रहा है, सरकार। ठीक है, तो लोगों को काम मिलेगा, लोगों को काम मिलेगा तो क्या होगा, पैसा आएगा। पैसा आएगा तो वो फिर से क्या करेंगे, मार्केट में पैसा खर्चा करेंगे। अब खर्चा करेंगे तो क्या होगा, जो बना हुआ फैक्ट्री का सामान है वो बिकेगा, उससे क्या होगा, और लोगों को रोजगार मिलेगा। क्या होगा, रोजगार मिलेगा, फिर वो भी सामान बिकेगा और ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। फिर एक ऐसी स्थिति आएगी कि सबके पास क्या होगा, पैसा होगा। क्या होगा, पैसा होगा, और सबके पास क्या होगा, रोजगार होगा। अब सबके पास रोजगार हो गया, सबके पास पैसा होगा तो क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी। क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ेगी कि आधे से ज्यादा लोग उस चीज को खरीदना छोड़ देंगे, उस चीज को खरीदना छोड़ देंगे। अब कुछ लोग उस चीज को खरीदना छोड़े, मतलब उस चीज का उत्पादन कम होने लगेगा। क्यों, क्योंकि अब उसको कोई खरीद नहीं रहा है। ठीक है, फिर कुछ लोग उस चीज को और खरीदेंगे, बाद में वो और महंगी होगी, फिर उन लोग भी उस चीज को खरीदना छोड़ देंगे जो चीज खरीद रहे थे। अब उसका उत्पादन धीरे धीरे बंद, वहां के लोगों का नौकरी गया, अब उन लोग बेरोजगार हो गए। जिसके पास पैसा है, कुछ दिन चला, वो चीज बिकना बंद हुआ, वहां के लोग भी बेरोजगार हो गए, और फिर से क्या आ जाएगी, मंदी। तो ये पूरा सर्कल कितने समय का होता है, 15 से 20 साल का। अपने यहां 1997 में मंदी आई थी, उसके बाद 13-14 में भी वैसे ही माहौल था, 7-8, फिर 13-14 में भी बोला, 7-8 में आया, 7-8 में तो बूम ही था 10 के बाद की बात है, मंदी। फिर उसके बाद अभी क्या हो गया, कोरोना के कारण फिर से मंदी, लोगों का क्या हुआ, जॉब चले गया। अब सरकार क्या करेगी, मार्केट में फिर पैसा छोड़ेगी, ताकि लोग क्या करे, लोन ले, कुछ काम करे, और क्या है, पैसा है। और जब लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग पैसा खर्चा करेंगे। अब मार्केट में पैसा नहीं है और सरकार को मार्केट में पैसा छोड़ना है, तो क्या करेगी, लोन सस्ता कर दी, सरल उपाय। तो आपका घर बनाने के लिए आप क्या किए, लोन ले लिए लोन। अब ले लिए तो वो राजमिस्त्री को क्या दोगे, काम दोगे। ठीक है, अब वो काम करेगा, उसको पैसा मिलेगा, तो थोड़ा सब्जी भाजी दवाई पानी खरीदेगा। ठीक है, उन लोग का काम चलेगा तो उन लोग पैसा कहीं और खर्चा करेंगे। तो समझ रहे हो, ये पूरा इंटरलिंक होके चलता है। तो ये मंदी और तेजी का चक्र चलते रहता है ना। तो ऐसे ही होता है भाई। एक समय देखना 2007-8 में सबके पास पैसा था, उस समय सब पैसा खर्चा कर रहे थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, मंदी आ गई, फिर हालात ठीक हुए, फिर कोरोना के कारण व्यापार डाउन हो गया था। ठीक है, तो यही होता है, मंदी और तेजी का चक्र चलते रहता है। जरूरी है, मंदी भी आएगी और तेजी भी आएगी। मंदी आएगी तो उत्पादन बंद हो जाएगा, अब बंद हो गया तो क्या करेगा आदमी, अरज गरज में बेचेगा, तो क्या होता है, चीजें सस्ती होती है, पर लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा नहीं होता, और वही चीज महंगी होती है। क्यों, क्योंकि सब लोग उसको खरीद रहे हैं, और फिर धीरे धीरे वो इतनी महंगी हो जाएगी कि कुछ लोगों के रेंज से वो चीज बाहर हो जाएगी। सपोज दैट, ठीक है, अगर अपन मानते हैं, ठीक, कि ब्रेड आज 30 रुपए में मिल जाता है, तो हर आदमी खरीद रहा है, और एकाएक ब्रेड की खपत बढ़ते गई, और ब्रेड का रेट हो गया 80 रुपए, तो आधे से ज्यादा लोग ब्रेड खाना छोड़ देंगे। ठीक है, ठीक, फिर ये कुछ और चीज खाने लगेंगे, ब्रेड का सब्स्टिट्यूट। ठीक है, फिर उसके भी उत्पादन बढ़ते बढ़ते रेट बढ़ेगा, और उसको भी क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक, तो ऐसे ही महंगाई बढ़ती है। ठीक है, ये सब मांग और पूर्ति के नियम में पढ़ेंगे। तो ये 9वीं पंचवर्षीय योजना का फेल होने का कारण क्या था जी, मंदी, अंतरराष्ट्रीय मंदी। अमेरिका में मंदी आई, डॉलर जहां गिरा, मतलब पूरे देश क्या होगा, पूरा वर्ल्ड में मंदी आएगी। ठीक है, चलिए, कहा, अमेरिका में ही सबसे ज्यादा मंदी आता है भाई, हमारे यहां भारत में मंदी का असर नहीं पड़ता है। ठीक है, ऐसा बोलते हैं कि 1947 को डॉलर और रुपया दोनों बराबर था। हाँ,
तो मत खरीदो ना विदेशी वस्तुएं, बंद कर दो। सरकार तुमसे अपील करती है कि वैसी वस्तुएं मत खरीदो जिससे हमारे देश का पैसा बाहर जाए। अरे भाई परमिशन भी वही दे रही है, तो भाई तुम मत खरीदो ना, पैसा तुम्हारा है। कैसे नहीं बनाते यार, वाह। अभी अभी BMW और टाटा की गाड़ी का टक्कर करा लो, फिर बोलना कि यहाँ के लोग कुछ नहीं बनाते। यहाँ का रेल पटरी अमेरिका में चल रहा है यार, और तुम बोलते हो यहाँ के लोग कुछ नहीं बनाते। बहुत कुछ बनाते भाई, ठीक है। टेक्नोलॉजी में हम थोड़े पीछे हैं, ठीक है। बस हम टेक्नोलॉजी वाइज ही पीछे हैं, और कहीं से पीछे नहीं है। जो बुलेट ट्रेन चलती होगी ना चीन जापान में, उसमें कहीं ना कहीं भारत का लोहा लगा होगा, पर उस लोहा से बुलेट ट्रेन बनाने का टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। इसीलिए बोलते बेटा भारत एक अमीर देश है जहां गरीब लोग रहते हैं, ठीक है। तो वही चीज है। अब तुमको बोलेंगे कि वो बल्ब वाला झालर लगाओ, तो तुम लगाओगे? नहीं लगाओगे। तुम यूज एंड थ्रो वाला चाइना लेके आओगे 40 रुपए का, लगाओगे और फेंक दोगे। और वो जो बल्ब वाला पुराने जमाने में झालर चलता था, है ना, वो 10-10 साल चलता था। और चाइना वाला चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। तो भाई वही चीज है। अब ये LED लाइटें लगी हुई है ना, ये खराब होगी तो बनेंगी क्या? नहीं बनेंगी। और ये इसी के जगह अपन अपना देसी स्टाइल में हाइलोजन लगाते, बल्ब फ्यूज होता, उसको निकालते फेंकते, और 20 रुपए का दूसरा बल्ब डालते। देता है ना, लेने अपन जाते नहीं है ना, वारंटी इतना घुमाएगा आपको कि आप वैसे ही छोड़ दोगे। ऐसा होता है? होता है, चलो ठीक है, देखते हैं। और ये भी सूर्या कंपनी का होगा तो इंडियन होगा, है ना। तो वही चीज है, ऐसा नहीं है कि भारत में नहीं बनता भैया, भारत में बहुत चीज बनता है, ठीक है। भारत में बनने के लिए अपन कौन सा मानव संसाधन विकास का कौन सा योजना था? 8वीं, वही बनाए थे ताकि आदमी क्या हो, देश के विकास में काम आ सके, टेक्नोलॉजी वाइज अपन आगे बढ़े। इसीलिए तो सरकार क्या कर रही है, अभी अपने लिए स्किल योजना चला रही है, दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना। आपको कुछ ना कुछ क्या करना है, सीखना है, ताकि आप वहां पे दूसरों पे डिपेंड ना रहे। सरकार बोलती है कि कीमती रत्न और पत्थर मत खरीदो। क्यों? क्योंकि हमारे देश का बहुत पैसा इसमें विदेश चले जाता है, ठीक है। सरकार बोलती है कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करो, लेकिन आपको तो अपनी अलग बाइक में जाना है, क्योंकि हमारा आधे से ज्यादा पैसा कहां चल जाता है, पेट्रोल खरीदने में, ठीक है। तो भैया ऐसा चीज है। और भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है, इसीलिए हमारा रुपया उतना मजबूत नहीं, क्योंकि हम एग्रीकल्चर में ज्यादा बेस्ड है। और एग्रीकल्चर में कितना ही भाव मिल जाएगा, वही आप टेक्नोलॉजी पे बेस्ड रहोगे तो आपको पैसा मिलेगा, ठीक। हाँ, यहां भी है भाई, यहां भी है, आप कभी गए नहीं? कैसे नहीं है यार, इंडियन कंपनी भी है बहुत सारी, है ना। BPL शायद इंडियन है मेरे ख्याल से, नहीं अभी भी बहुत प्रोडक्ट आते हैं। एक्चुअल में आप विदेशी कंपनियों की तरफ क्यों भागते हो? क्योंकि उसका रेट कम है। पर वो मजबूत रहता है, उसकी लाइफ रहती है। आप चाइना का ना सबसे 3rd क्लास प्रोडक्ट खरीदते हो, चाइना का अगर 1st क्लास प्रोडक्ट खरीदोगे ना तो इंडिया से भी महंगा मिलेगा। वहां के पूरे डिस्पोजल आइटम हम खरीदते हैं क्योंकि हमको सस्ते में चाहिए। ये सूर्या का LED होगा, ये 800,000 रुपए का होगा, और यही चाइनीज ले लो, कितने में मिलेगा? 300 में। तो आप वहां का सबसे 3rd क्लास प्रोडक्ट खरीद रहे हो भाई, आपको वो एकदम 1 नंबर का प्रोडक्ट नहीं दे रहा है। आप उसका भी 1 नंबर का प्रोडक्ट खरीदो, आप उसका भी 1 नंबर का प्रोडक्ट खरीदो, उसका भी रेट यही होगा। हाँ, वो तुम्हारे बोलने पे है, ऐसा नहीं है। चलिए, 9वीं पंचवर्षीय योजना, मंदी के कारण क्या हो गया, ये
असफल हो गई। आप इंडियन चीज यूज नहीं किए हो जी, आप इंडियन चीज यूज करो। हमारे हमारे सीमेंट में जान है और हमारे शरीर में लोहा है। हम लोहा लक्कड़ वाले चीजों में बहुत आगे हैं, टेक्नोलॉजी में ही पीछे हैं। ठीक है, चलिए 9वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए देखते हैं, 9वीं पंचवर्षीय योजना असफल हुई किस लिए? मंदी के कारण। क्षेत्रीय संतुलन जैसे मुद्दों पर भी विशेष ध्यान दिया गया। क्षेत्रीय संतुलन मतलब सभी क्षेत्र क्या हो? बराबर हो। ठीक है, अब देख लिए 9वीं योजना में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए, आत्मनिर्भरता मतलब खुद से अपन सक्षम हो, इसके लिए क्या क्या किया गया? भुगतान संतुलन सुनिश्चित करना, विदेशी ऋण भार को न केवल बढ़ने से रोकना, उसमें कमी लाना, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, जड़ी बूटी और औषधि मूल के पौधों सहित प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग। मतलब इसमें यह कहा गया है 9वीं पंचवर्षीय योजना क्या? सामाजिक न्याय और समान वितरण। तो इसमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए, सेल्फ डिपेंड होने के लिए, सबसे पहले तो बोले विदेशों से कर्जा लेना बंद करो, और जितना कर्जा लिए हो उसको क्या करो? कम करो। उसके बाद अपनी चीजों का उपयोग करो, अपने जड़ी बूटी वाले पौधों का पूरा उपयोग करो, विदेशी दवाइयों पर निर्भर मत रहो। ठीक है, भुगतान संतुलन की मतलब हमारा देश का जितना पैसा बाहर जा रहा है उतना विदेश का भी पैसा हमारे पास आना चाहिए। तो भाई आपके यहां जब किसी चीज को कंट्रोल करना होता है तो अपन क्या बोलते हैं? भाई बाहर का सब चीज बंद करो, जो घर में है उसी चीज को क्या करो? उपयोग करो। तो यही आपके कौन सी पंचवर्षीय योजना में कहा गया? 9वीं पंचवर्षीय योजना में। कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। ठीक है, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना है ना, इसी योजना में छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था। ठीक है, उसके बाद ये योजना असफल हो गई। क्यों? क्योंकि मंदी आ गई। ठीक है, उसके बाद इसमें क्षेत्रीय संतुलन को बढ़ावा दिया गया और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए विदेशी ऋण, भुगतान संतुलन, है ना, जड़ी बूटी वाले पौधों का उपयोग करने का क्या किया गया? सलाह दिया गया। तो ये हो गई 9वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए हम लोग कर्जा लेना कौन सी पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ किए? दूसरी पंचवर्षीय योजना से। क्यों? क्योंकि इसी योजना में बड़े बड़े स्टील प्लांट लगाने के लिए हम लोग क्या किए? विदेशों से कर्जा लिए। तो विदेशों से कर्जा लेना हम लोग कब प्रारंभ किए? दूसरी पंचवर्षीय योजना में, जो अभी तक चल ही रहा है। ठीक है, कभी भी हमको हमारी जीडीपी से ज्यादा कर्जा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ये अच्छा संकेत नहीं है। खैर, अगर आप 500 करोड़ रुपए या 5000 करोड़ रुपए कर्जा लिए हो, वो तो 30 साल 40 साल के लिए लेते हो, लेकिन जीडीपी कितने साल के लिए रहती है? 1 साल के लिए। मतलब आप उतना पैसा चुका सकते हो। तो ये कहा जाता है कि जीडीपी से ज्यादा कर्जा नहीं होनी चाहिए। भाई तुम 100 रुपए कमाते हो, कर्जा ले रखे हो 200 रुपए, है ना, तो अच्छी बात है क्या? नहीं। 100 रुपए कमाते हो, 100 रुपए तक लोगे तो समझ में आता है अभी पैसा मांगेगा और तुरंत अपन दे देंगे। तो ये इकोनॉमिक्स की बात है, ऐसा कहा जाता है। क्या? जीडीपी से ज्यादा कर्जा नहीं लेना चाहिए। चलिए 9वीं पंचवर्षीय योजना हो गई। अब आती है 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक, है ना। इसका क्या था? स्वरोजगार और संसाधनों का विकास। स्वरोजगार और संसाधनों का विकास, 10वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? ठीक है, 2000 कब? 2007 तक, है ना। यहां तक हो गया। आगे देखते हैं। इस योजना में स्वरोजगार के माध्यम से गरीबी और बेरोजगारी को क्या करना था?
हटाना था, और 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय क्या करनी थी? दोगुनी करनी थी। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय जितनी अधिक होगी वो देश उतना संपन्न माना जाएगा, है ना। देश के अपने आर्थिक स्थिति का ज्ञान करने के लिए सबसे बढ़िया क्या है? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, पढ़ लिए हैं ये, ठीक। तो इसमें क्या कहा गया था? अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुना करना, ठीक है। और ये कैसे होगा? स्वरोजगार के माध्यम से। स्वरोजगार मतलब आप नौकरी मत खोजो, खुद कुछ काम करो, किराना दुकान खोलो, फोटोकॉपी दुकान खोलो, कुछ भी खोलो। रोजगार के लिए आपको सरकार लोन देगी, आप सरकार के से क्या लो? पैसा लो और अपना काम करो, ठीक है। अगर अंबानी जी भी सरकारी नौकरी करने जाते तो जियो कौन चलाता फिर, है ना? सही बात है। अगर टाटा भी कहीं जमशेद जी टाटा कहीं रेलवे में नौकरी करके रिटायर हो जाते तो उनको कौन जानता? कोई जानता? नहीं जानता। तो वही चीज है, स्वरोजगार भी अच्छा है अगर आप कर सकते हो, आपके पास उतनी पूंजी है तो। नहीं है, पढ़ने लिखने में अच्छे हो, सिक्योर लाइफ चाहिए, तो गवर्नमेंट जॉब लगाओ और फिर क्या करो? जॉब करो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। आपकी लाइफ कैसी रहेगी ये आप डिसाइड कर सकते हैं, केवल और केवल आप, इसके लिए कोई नहीं आने वाला। तो आपका डिसीजन ही क्या है? आपका सफलता और असफलता सुनिश्चित करती है, ठीक है। देखिए भाई, जब हम कोई भी डिसीजन लेते हैं ना, अब नहीं सक्सेस होता है तो क्या बोलते हैं? यार मेरा डिसीजन ही गलत था। देखिए भाई, कभी भी लिया हुआ डिसीजन गलत नहीं होता, आप उस डिसीजन को सही साबित नहीं कर पाए। तो आप जब भी डिसीजन लो, ये जरूर मन में रखना कि इस डिसीजन को क्या करना है? मेरे को सही साबित करना है। कोई भी डिसीजन जब लिया जाता है ना तो वो सही होता है और ना ही गलत। आपको उस डिसीजन के लिए मेहनत करके क्या करना है? उसको सही साबित करना है। अभी आप तैयारी कर रहे हो, 2 साल 3 साल पढ़ोगे, नौकरी नहीं लगेगा तो लोग क्या बोलेंगे? गलत डिसीजन था तेरा, 3 साल में ये कर लेता, 3 साल में वो कर लेता। भाई तेरे जैसे भी और ने बहुत से सरकारी नौकरी करने का डिसीजन लिया, उनका लग गया। क्यों? क्योंकि उस डिसीजन को वो सही साबित कर लिए और आप नहीं कर पाए। तो कोई भी डिसीजन जब लिया जाता है वो पक्का सही होता है और उसको 100% सही करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। समझ में आया? तो अब जब भी डिसीजन लो, ये जरूर सोच के लेना कि इसको मैं क्या करूंगा? सही साबित करूंगा, ठीक। अब देखो, कई ऐसे भी आईएएस हैं, कलेक्टर लोग, जो क्या करे? कलेक्ट्री छोड़ के दूसरा काम करने लग गए और वो आज सक्सेस हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने डिसीजन को सही साबित कर लिए। अब अपने सर को भी देख लो, नौकरी किए, नौकरी लगाए, नौकरी छोड़ दिए, अब कोचिंग चला रहे हैं और अपने डिसीजन को सही साबित कर रहे हैं भाई। तो भैया आप जो भी डिसीजन लेते हो वो सही होता है, उसको दुनिया के सामने क्या करो? सही साबित करो। वो डिसीजन सही था तभी नहीं, तभी तो आपने लिया है ना। वो डिसीजन आपके लिए सही था इसलिए आपने लिया ना, बस आप उसको दुनिया की नजर में सही साबित नहीं कर पाए। तो यही चीज होता है। और आदमी अपनी सफलता और असफलता खुद चुनता है। कैसे? डिसीजन लेके। अगर डिसीजन को सही साबित कर लिया तो सफल, और नहीं कर पाया तो असफल। तो अपनी असफलता का श्रेय दूसरों के सिर पे फोड़ना बंद कर दीजिए। आप नहीं पढ़ पाए क्योंकि आप मेहनत नहीं किए, आपने पढ़ने की कोशिश नहीं की, सीधी सी बात। अगर आप अपने डिसीजन को सही साबित करने का दम रखते हैं तो आप पढ़ोगे और पास भी हो जाओगे और नौकरी भी लगाओगे, ठीक है। एग्जाम के एक रात पढ़ना वो आपका डिसीजन था, आपके पास भी 365 दिन था, ठीक। तो यही होता है। चलिए, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007, प्रति व्यक्ति आय दोगुना करना, ठीक है। यह योजना क्या थी? लगभग सफल थी। 8.1 का लक्ष्य रखा गया था, 7.6 प्राप्त भी कर लिया गया, ठीक है।
ठीक। अब आएगा क्या, 11वीं पंचवर्षीय योजना। कब से कब तक? 7 से 12। अब तो पूरा अच्छे से ही चलेगा, 7 से 12 तक। ठीक है। इसका इसका नारा था तेजी से विकास करना और समावेशी विकास करना, तीव्रता के साथ विकास करना, बहुत तेजी से, क्योंकि उस समय हम लोग बहुत अच्छी कंडीशन में थे। 11वीं पंचवर्षीय योजना समावेशी विकास को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, तीव्रता और अधिक समावेशी विकास करना। ठीक है, इसमें देख लेते हैं। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए विषय वस्तु थीम क्या था? अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। इसमें शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया था, कुछ खास नहीं है। उसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना, कौन सी? 12वीं पंचवर्षीय योजना कब? 2012 से 2017 तक। बारहवीं पंचवर्षीय योजना 2012 से, ये पूछा जाता है भाई, 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 2012 से 17, है ना। स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता, समग्र विकास, इस पे ध्यान दिया गया। ठीक है, ये भी योजना सफल रही। 8% किए थे और 8% प्राप्त कर लिए थे विकास दर। ठीक है, इस सब में उतना तो है नहीं पूरा, अब इस समय तक तो बहुत कुछ सुधर ही गया था। चलिए, यहां आपकी योजना खत्म, है ना। एक बार देख लेते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 51 से 56, है ना। कौन सा मॉडल था? है ना, हेरोड डोमर मॉडल। किस पे ध्यान दिया गया था? कृषि पर। ठीक है, ये हो गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61, कौन सा मॉडल? महान लोबिस। ठीक है, इसमें किस पर ध्यान दिया गया था? भारी उद्योग, और इसी से क्या किया गया? कर्जा लेना प्रारंभ किया गया। उद्योग, कौन सा समाज बनाना था? समाजवादी। समाजवादी समाज बनाने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66, कौन सा? जॉन सैंडी और चक्रवर्ती मॉडल पर। ठीक है, क्या करना था इसका? कृषि और उद्योग दोनों पर ध्यान दिया गया था। इसमें कृषि और उद्योग दोनों पर ध्यान दिया गया था। इसमें क्या था नारा? तीव्र क्या? हाँ, सेल्फ एक्सप्रेशन, स्वस्फूर्त लाना। अर्थव्यवस्था को कैसे लाना? स्वस्फूर्त। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो गया? 66 से कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आई।
इसी को क्या बोलते हैं? योजना अवकाश। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत डाउन हो गई थी, ठीक है। और इसी के दौरान क्या लाया गया था? हरित। इस दौरान एक एक साल की क्या 3 योजना चलाई गई थी, ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना फेल हो गई थी। क्यों? क्योंकि उस समय भारत चीन, भारत पाकिस्तान और सूखा पड़ गया था। भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान और सूखा पड़ गया, ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में ही कृषि के लिए क्या हरित क्रांति की संकल्पना की गई थी, जिसको योजना अवकाश के दौरान चलाया गया और हम लोग कृषि में थोड़ा आत्मनिर्भर हो गए, ठीक है। चौथी पंचवर्षीय योजना 69 से 74, क्या? अशोक रुद्र और एलन मन्ने। तो एलन मन्ने और अशोक रुद्र के मॉडल पर यह बनाई गई थी। पहली बार गरीबी की बात की गई, ठीक है। गरीबी हटाने की बात की गई, ठीक। अब पांचवी पंचवर्षीय पहली बार, हाँ, विशेष रूप से गरीबी की बात इसमें भी की गई थी मेरे ख्याल से। देखिए और इसमें क्या था? समाजवादी समाज की स्थापना। आगे देखते हैं 74 से कब? 79, है ना। कौन सी पंचवर्षीय योजना? पांचवी, ठीक है ना। गरीबी हटाओ का नारा इसमें दिया गया था। ये कौन से मॉडल पे थी? मॉडल नहीं बताया इसका। हाँ, इसमें क्या किया गया था? गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, हटाओ का नारा दिया गया। और ये योजना सरकार बदलने के कारण 1 साल पहले बंद हो गई, 1 साल पहले बंद हो गया, ठीक है, क्योंकि जनता पार्टी की सरकार आ गई, ठीक है। तो ये कब से कब तक रहेगा? 74 से 78, है ना। अब उसके बाद 78 में 78 से कब? 80 तक रोलिंग प्लान चला है। क्या चला है? अनवरत योजना, रोलिंग प्लान, है ना। सरकार लाई थी, ठीक है। 78 से 83 तक के लिए रोलिंग प्लान लाई थी। कौन? जनता पार्टी की सरकार। कौन लाई थी? जनता पार्टी की सरकार लाई थी। पर जनता पार्टी की सरकार गिर गई कब? 1980 में। क्या हुआ? जनता पार्टी की सरकार गिर गई तो कांग्रेस वाले ने रोलिंग प्लान को बंद कर दिया और अपने लिए फिर क्या लाया? छठवीं क्या लाया अपने लिए? छठवीं पंचवर्षीय योजना। कब? 80 से 85 तक, है ना। इसमें एकदम विशेष रूप से गरीबी हटाने की बात की गई। किस रूप से? पांचवी में नारा दिया गया था, इसमें विशेष रूप से गरीबी हटाने के लिए बोला गया, गरीबी हटाना, ठीक है। और क्या है इसमें? हाँ, रोजगार में वृद्धि। और कोई योजना न चलाई गई थी? और क्या था? हाँ, हाँ, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम इसमें शुरू किया गया और कैलोरी की मात्रा निर्धारित की गई। हाँ, सबसे पहले गरीबी नापने के लिए क्या? कैलोरी की मात्रा निर्धारित की गई। क्यों? क्योंकि विशेष रूप से गरीबी हटाने का इसमें कोशिश किया गया, है ना। शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी जिसको मिलता है वो गरीब नहीं है, और ग्रामीण क्षेत्र में 2400 जिसको मिलता है वो गरीब नहीं है। अब आ गई 7वीं पंचवर्षीय योजना। बेटा तुम गरीब नहीं हो, कुपोषित हो, खाते नहीं हो, खाओ, कैलोरी तो लॉट्स ऑफ है तुम्हारे पास, ठीक है।
चलिए, उसके बाद 85 से 90 7वीं पंचवर्षीय योजना, इस पे क्या हुआ? हाँ, जॉन डब्ल्यू मिलर। हाँ, क्या? जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पे था। और क्या था ये? हाँ, इसमें क्या था? भोजन, काम और उत्पादन। नारा था भोजन, काम और उत्पादन। लोगों को खिलाओ और उनसे काम कराओ, और उसके बाद वो क्या करेंगे? उत्पादन करेंगे। ठीक है। इसमें और क्या था? हाँ, जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना प्रारंभ की गई। और कुछ नहीं था? नहीं। अब उसके बाद फिर क्या हो जाएगा भाई? 90 से 92 तक क्या रहेगा? द्वितीय योजना अवकाश। क्या? द्वितीय योजना अवकाश। क्यों? क्योंकि 2 साल बार बार सरकार पलटी और कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आ पाई, है ना भाई? वो मानव विकास वाला 7वीं पंचवर्षीय योजना ही थी। 8वीं में है, ठीक। मानव संसाधन का विकास। द्वितीय योजना अवकाश, 2 साल सरकार बदली, पहले बीजेपी फिर कांग्रेस फिर बीजेपी कांग्रेस, ऐसा करते करते योजना आ ही नहीं पाई। उसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना आई उदारीकरण के बाद। किसके बाद? ये कब चलेगी? 92 से 97। इसमें किसके बात की गई थी? ये मॉडल कौन सा? मोहन राव मॉडल। कौन सा? मोहन और राव मॉडल। मनमोहन सिंह वित्त मंत्री और नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री। इस पे किस पे बात किया गया था? मानव संसाधन का विकास। मानव संसाधन विकास क्या होता है बता दिए थे। मानव को ऐसे विकसित करना कि वो देश के लिए क्या बन जाए? संसाधन। और फिर देश के विकास में क्या करे? योगदान प्रदान करे। ठीक है। और मानव को संसाधन कैसे बनाएंगे? उसको सबसे पहले अच्छी शिक्षा देंगे जिससे वो तकनीकी ज्ञान प्राप्त करे, अच्छा स्वास्थ्य देंगे जिससे वो बार बार बीमार ना पड़े, और उसको अच्छा वातावरण देंगे जिससे क्या करे? वो उत्पादन कर सके। ठीक है। तो इसी को बोलते हैं मानव संसाधन विकास। मानव को ऐसे बनाना कि वो देश के लिए क्या बन जाए? संसाधन बन जाए और देश के विकास में अपना योगदान दे। ठीक है, ये हो गया। हाँ, इसमें बहुत से काम किए गए। सबसे पहले प्रौढ़ शिक्षा का लाया गया। 15 से 35 वर्ष के लोगों को पढ़ाया जाए। महिलाओं लोग को समूह बना के लोन दिया गया जिससे महिला क्या करे? रोजगार प्राप्त करे। और सर में मैला ढोने की प्रथा को पूरी तरह समाप्त करना। 8वीं पंचवर्षीय योजना। और कुछ था इसमें? नहीं। अब आएगा 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002। इसमें क्या किया गया? हाँ, न्यायपूर्ण वितरण। न्यायपूर्ण, सबको सब चीज बराबर से मिलेगा। ठीक है। ये योजना फेल हो गई। किस लिए? अंतरराष्ट्रीय मंदी के कारण। उसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना आएगी। कब? 2007 तक। ठीक है। इसमें क्या है? हाँ, स्वरोजगार लाना और बेरोजगारी को समाप्त करना। ठीक है, स्वरोजगार, है ना। और प्रति व्यक्ति आय दुगनी करना। प्रति व्यक्ति आय को क्या करना? दुगनी करना। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद कौन सी पंचवर्षीय योजना आएगी? ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। ठीक है। इसमें क्या है? तीव्रता से विकास करना। क्या? तीव्रता से विकास। और उसके बाद आएगी
12वीं। हमारे देश में कुल कितनी पंचवर्षीय योजना चली है? 12वीं। ठीक है, 12 से 17। इसमें क्या था? स्वास्थ्य शिक्षा सभी पे ध्यान दिया गया है, तो पूरा मल्टीपल था। ठीक है, तो भारत में कुल कितनी पंचवर्षीय योजना आई है? 12वीं। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 12 से 17। अब अपने यहाँ पंचवर्षीय योजना नहीं चलती, अब अपने यहाँ नीति आयोग चलता है, जो एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है और बहुत लंबी लंबी योजना बनाता है। नीति आयोग का गठन किसको समाप्त करके किया गया है? योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद को समाप्त करके। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। एक पूर्णकालीन क्या होता है? उपाध्यक्ष। अभी उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। एक क्या होता है? सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। परमेश्वरन है कोई? परमेश्वरन अय्यर। ठीक है, चलिए, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू नहीं थे भैया, नीति आयोग के नरेंद्र मोदी, है ना। और नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया, वही थे। ठीक, यहां तक हो गया? ठीक है, चलिए, ये हो गया आपका पंचवर्षीय योजना खत्म। इससे क्वेश्चन आता है और इसको आपको अच्छे से पढ़ के रखना है, जाना है। ठीक है, नीति आयोग, नीति आयोग के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, नीति आयोग कब बना? 1 जनवरी 2015 को, है ना। किसके स्थान पर? हाँ, योजना आयोग कब बना था? 15 मार्च 1950। राष्ट्रीय विकास परिषद कब बना था? 6 अगस्त 1952। ठीक है, और इन दोनों को समाप्त करके क्या बनाया गया? नीति आयोग। कब बना? 1 जनवरी 2000। हाँ, ठीक है, नीति आयोग, इसका नाम क्या है? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, अर्थात नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका फुल फॉर्म पूछता है भाई। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये पूछता है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, तो उसमें लिख देता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। गलत हो गया, क्या है? इंस्टीट्यूशन। फिर बोलता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्म इंडिया, ये भी गलत है। तो भैया इंस्टीट्यूशन और ट्रांसफॉर्मिंग ये याद रख लीजिए, इतना ही फर्क रहता है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवा प्रदान करने के साथ उसे निर्देशात्मक नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा या केंद्र और राज्य स्तरों पर सरकार की नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रशासनिक महत्वपूर्ण तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएगा। ठीक है, चलिए, कुल मिला के जो योजना आयोग करता था वही क्या करेगा? नीति आयोग। नीति आयोग की संरचना देख लो, है ना। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। जो आदमी प्रधानमंत्री होगा वही नीति आयोग का क्या बन जाएगा? अध्यक्ष। ठीक है, गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के लोग क्या होंगे? मुख्यमंत्री। और संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल भी शामिल होंगे। सेम ऐसी संरचना किसकी होती थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की। उसमें भी कौन कौन? सभी, हाँ, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों के। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद चलिए, अभी इतना ही समझ में आया।
ठीक, चलिए भाई।